फ्रेंड्स, मेरा नाम रूपेश पाल है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कुछ 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो डेफिनेटली बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई इंटरव्यू देने का अपने कैंपस में प्लेसमेंट का, तो मैं डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आपको ये जो 10 मैं आपको अभी क्वेश्चन बताने वाला हूँ, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है लेकिन थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस है, तो एटलीस्ट आपको ये जरूरी आने चाहिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज पीएचपी। अगर आप कोई पीएचपी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये चीज पता होनी बहुत जरूरी है कि पीएचपी है क्या। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड एरे। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन सिंगल इक्वल टू, डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन इंक्लूड एंड रिक्वायर्ड। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड डबल कोट्स। Difference between UC word and UC first. What is post and pre-increment? वेरिएबल स्कोप क्वेश्चन। यहाँ पे मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि वेरिएबल का जो स्कोप होता है उससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। इसके बाद है हाउ टू गेट रेफरल पेज। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि हम कैसे कर सकते हैं। देन इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ टू ट्रैक यूजर ओवर लैन कनेक्शन। एक एक करके हम ये क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे देखते हैं कि इनके क्या आंसर है। फ्रेंड्स, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप कभी कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमेशा जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर बिल्कुल सीधी और सिंपल लैंग्वेज में हमें हमेशा देना चाहिए। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम लोग जो हमारे इंटरव्यू ले रहे होते हैं, हमसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, हम उनको इम्प्रेस करने के लिए आंसर देते टाइम पे कुछ ऐसे वर्ड यूज कर देते हैं जिन वर्ड्स का मतलब हमें खुद नहीं पता होता। मैं एक चीज आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर हमेशा सिंपल लैंग्वेज में देने का ट्राई करिए। कोई ऐसा वर्ड डेफिनेशन बताते हुए मत यूज करिए जिसके बारे में आपको पता ना हो। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज पीएचपी। यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल जो लैंग्वेज है वहां पे लिखा हुआ है कि पीएचपी स्टैंड फॉर पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर। पीएचपी इज अ लैंग्वेज विच इज मोस्टली यूज फॉर डायनामिक वेब पेज क्रिएशन। तो देखिए, यहाँ पे दो लाइंस की डेफिनेशन है खाली पीएचपी की, कि पीएचपी की जो फुल फॉर्म है यहाँ पे, या पीएचपी स्टैंड्स फॉर जब हम बोलते हैं, वो है पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पीएचपी एक लैंग्वेज है और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, बोल्ड भी किया है यहाँ पे, मोस्टली वर्ड। तो क्या है, पीएचपी इज अ लैंग्वेज विच इज मोस्टली यूज्ड फॉर डायनामिक वेब पेज क्रिएशन। तो यहाँ पे देखिए, ये मोस्टली बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज मैंने यहाँ पे बोली कि डायनामिक वेब पेज क्रिएशन। तो जब आप डायनामिक वेब पेज बोलते हैं तो इसका मतलब हम वो पेजेस के बारे में बात करते हैं जो पेजेस डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ में मैं आपको जो ऑलरेडी मैं फोकस जो आपको बार बार चीज बोल रहा हूँ वो है मोस्टली, क्योंकि जब आप किसी को बोलते हैं कि पीएचपी का यूज हम करते हैं डायनामिक वेब पेजेस बनाने में, तो आपको कोई सीधा ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अगर आप बोल रहे हैं डायनामिक वेब पेजेस तो क्या हम स्टैटिक वेब पेजेस नहीं बना सकते पीएचपी की हेल्प से? बिल्कुल बना सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मोस्टली। तो ज्यादातर हम जो पीएचपी का यूज करते हैं वो डायनामिक वेब पेजेस बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। आप स्टैटिक वेब पेजेस भी बिल्कुल बना सकते हैं। सेकेंड चीज यहाँ पे है कि डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड एरे। तो देखिए, दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मैं आपको जो डेफिनेशन मैंने लिखा है पहले मैं आपको वो बताता हूँ, तो इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वेरिएबल एंड एरे बोथ आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वेरिएबल और एरे, इन दोनों का जो यूज है वो बेसिकली यूज होता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। बट वेरिएबल स्टोर सिंगल इंफॉर्मेशन एट अ टाइम, while with the help of array you can store multiple information at a same time। तो देखिए, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल में हम एक बार में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं, जबकि एरे में हम एक बार में एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। तो अगर हम इसका थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊं तो देखिए क्या मतलब हुआ। देखिए कि मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम नाम से, और मैंने इसलिए कि जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे विशाल प्रिंट हो जाएगा। अब अगर आप बोलते हैं कि जो ये वेरिएबल बनाया है हम नेम नाम का, इसमें एक वैल्यू हम असाइन कर दें अमित, इसमें हम एक वैल्यू असाइन कर दें अमित, तो देखिए क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे अमित लिख दूं
तो देखिए क्या होगा, अब जो आपका ये वेरिएबल है ये विशाल ना लेके अमित लेगा। क्यों? क्योंकि हमने विशाल पहले जो नेम नाम से वेरिएबल बनाया था उसको विशाल इनिशियलाइज किया, उसके बाद अमित इनिशियलाइज किया। अब क्या हुआ कि जो विशाल वैल्यू है ये ओवरराइट हो जाएगी, ये वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी तो ये विशाल हट जाएगा और इसकी जगह पे अमित आ जाएगा। तो इसका देखिए मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि वेरिएबल जो है वो एक बार में सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन हमारे सामने एरे है। अब देखिए अगर एरे पे हम बात करते तो देखिए क्या होता कि मैं यहाँ पे अगर एक नेम नाम का एरे बनाता तो यहां पे देखिए मैं दोनों इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकता हूं। देखिए मैं विशाल भी रख सकता हूं, अमित भी रख सकता हूं। तो यहां पे अगर मुझे विशाल को रिट्राइव करना है तो मैं सिंपल जो विशाल का इंडेक्स है वो यूज कर लूंगा। अब इसका इंडेक्स 0 है और अगर मेरे को अमित की वैल्यू इनिशियलाइज रिट्राइव करनी है तो मैं यहाँ पे 1 यूज कर दूंगा। तो ये दो डिफरेंस होते हैं वेरिएबल और एरे में, ये दोनों के दोनों इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन वेरिएबल एक बार में एक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और एरे एक बार में मल्टीपल इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकता है। आगे चलते हैं हम। तो हमारा वेरिएबल और एरे यहाँ पे क्लियर हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से है कि डिफरेंस बिटवीन सिंगल इक्वल टू, डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि सिंगल इक्वल टू यूज्ड for assigned value, double equal to used for comparison between two values, triple equal to used for comparison between two values with same data type। तो देखिए यहाँ पे इसका जो मतलब है देखिए वो क्या है कि अगर मैं यही चीज को ले लेता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, ये डबल इक्वल टू का मतलब यूज हम कब करते हैं जब हमें किसी वेरिएबल में किसी इंफॉर्मेशन को असाइन करना है। सो देखिए क्लियर हो गया, सिंगल इक्वल टू का हम यूज इसलिए करते हैं। अब देखिए अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम नाम से या एक वेरिएबल बनाता हूँ नम नाम से और इस पे मैं लिखता हूँ 1। अब देखिए अगर मैं बोलता हूँ इफ num is equal to single 1, then print yes else echo no। तो देखिए क्या हुआ, मैंने एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे नम नाम से जिसपे मैंने असाइन किया 1। अब यहाँ पे देखिए मैंने बोला कि अगर ये नम की वैल्यू ये 1 के बराबर है और यहाँ पे मैंने 1 को सिंगल कोट में लिखा है, तो मैंने लिखा अगर ये दोनों चीजें बराबर हो तो यस हमें आए अदरवाइज नो है। अब आप क्लियर कर देख सकते हैं जो नम में है वही हमारा 1 में है, तो यहाँ पे क्या होगा जो आपका आउटपुट आएगा वो आएगा यस। अगर आप इसको देखें तो आपका आउटपुट आ गया यस। तो देखिए क्या हुआ, सिंगल इक्वल टू का हम यूज करते हैं वेरिएबल को वैल्यू को असाइन कराने में, डबल इक्वल टू का हम यूज कब करते हैं जब हमें दो वैल्यू को आपस में कंपैरिजन कराना होता है। सेम टाइम पे ट्रिपल इक्वल टू, अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे डबल इक्वल टू की जगह पे ट्रिपल इक्वल टू करूँ तो देखिए आउटपुट क्या हो जाएगा। देखिए अब मेरा आउटपुट हो गया यहाँ पे नो। क्यों? क्योंकि ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, ये दो वैल्यू को आपस में चेक करता है और उसके साथ साथ ही उसका डेटा टाइप भी चेक करता है। देखिए यहाँ जो ये 1 है जो मैंने ये डॉलर नम बनाया है, ये इसमें हमने जो 1 असाइन किया हुआ ये एक इंटीजर टाइप का है, जबकि यहाँ पे मैंने सिंगल कोट में लिखा है जिस वजह से जो 1 हो गया ये है तो 1, लेकिन अभी जो इसका डेटा टाइप है वो हो गया स्ट्रिंग। अगर मैं इसको सिंगल कोट में ना लेके इसको अगर मैं नॉर्मल लेता हूँ और मेरे पेज को रीलोड कराता हूँ तो देखिए क्या आउटपुट होगा। अभी मेरा आउटपुट हो गया यस। तो क्या हुआ, सिंगल इक्वल टू का जब हम यूज करते हैं जब हमें किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करनी होती है, डबल इक्वल टू का हम यूज कब करते हैं जब हमें दो वैल्यू को आपस में कंपैरिजन कराना का होता है, और ट्रिपल इक्वल टू का यूज हम कब करते हैं जब हमें दो वेरिएबल को आपस में कंपैरिजन कराना होता है और साथ साथ उसका डेटा टाइप के बेस पे भी उसको कंपैरिजन कराना होता है, तब हम ट्रिपल इक्वल टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन इंक्लूड एंड रिक्वायर। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो ये है कि इंक्लूड विल एमिट वार्निंग्स एंड स्क्रिप्ट विल कंटिन्यू व्हाइल रिक्वायर एमिट फैटल एरर
स्टॉप द स्क्रिप्ट। तो देखिए क्या मतलब हुआ, यहाँ पे जो इंक्लूड है वो वार्निंग रिटर्न करता है और जो हमारी स्क्रिप्ट है उसको चलने देता है, जबकि रिक्वायर हमें फैटल एरर देता है और हमारी जो स्क्रिप्ट है उसको रोक देता है। सो इसको अगर हम प्रैक्टिकली देखना चाहें तो देखिए वो क्या होगा, कैसे पता चलेगा हमें। तो लेट्स से अज्यूम देखिए कि हम एक फाइल लेते हैं, हम एक फाइल इंक्लूड कराते हैं test.php। देखिए अभी ये जो फाइल है ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती है, यहाँ पे मेरे पास खाली इंडेक्स है, मेरे पास यहाँ पे text.php नहीं है। तो देखिए और हम एक काम करते हैं, इसके नीचे ही यहाँ पे लिख देते हैं echo हेलो। अभी देखिए क्या हुआ, इंक्लूड हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो देखिए क्या हुआ, हमें वार्निंग आ रही है, वार्निंग आ रही है, यहाँ पे वार्निंग क्या आ रहा है, फेल्ड ओपनिंग test.php, और साथ ही साथ एक यहाँ पे जो आ रहा है वो हमें क्या आ रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, और उसके साथ में हमें वार्निंग आ रही है। और लेकिन आप अगर इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, वार्निंग के साथ साथ हेलो भी आया, मतलब जो हमने ये फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, लेकिन उसके बाद हमने जो भी चीज लिखी है हमें वो चीज भी बराबर रिटर्न ये स्क्रिप्ट कर रहा है। मतलब अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है नहीं करती, इससे हमारा स्क्रिप्ट जो है वो रुकना नहीं, जो स्क्रिप्ट है वो कंटिन्यू होता रहा इस लाइन के बाद भी। अगर मैं सेम टाइम पे यहाँ पे रिक्वायर कर दूं, अभी देखिए क्या होगा, देखिए ये एरर तो सेम है अभी भी कि ये बोल रहा है फाइल एग्जिस्ट नहीं करता, फाइल यहाँ पे है नहीं। अब इसने बोला फैटल एरर, फेल्ड ओपनिंग रिक्वायर्ड text.php, तो इसने क्या बोला, फैटल एरर दे दी। और अगर आप देखें तो अभी जो हेलो हमारा आउटपुट में आ रहा था वो आना बंद हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है कि जो फैटल एरर जब हम रिक्वायर का यूज करते हैं तो फैटल एरर आती है और हमारी जो स्क्रिप्ट है वो रुक जाती है, और जब हम इंक्लूड का यूज करते हैं तो वो हमें वार्निंग देता है, और लेकिन जो हमारी स्क्रिप्ट है वो कंटिन्यू आगे चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड डबल कोट्स। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि सिंगल कोट्स एक्सेप्ट वेरिएबल एज स्ट्रिंग, डबल कोट एक्सेप्ट वेरिएबल एज वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिंगल कोट जब हम सिंगल कोट का यूज करते हैं तब वो हमारे वेरिएबल को एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करता है, और जब हम डबल इक्वल टू लेते हैं तब हमारे वेरिएबल को वो एज अ वेरिएबल ट्रीट करता है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ कि लेट्स से एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम, यहाँ पे लिखा मैंने विशाल। अब देखिए अगर मैं ये चीज लिखता हूँ हेलो, या मैं लिखता हूँ माई नेम इज $name, अभी देखिए आउटपुट क्या आएगा मेरा, यहाँ पे माई नेम इज विशाल। क्या हुआ, जो मैंने यहाँ पे $name लिखा था इसने क्या किया, इस $name को रिप्लेस कर दिया इसकी वैल्यू के साथ। ये कब हुआ, जब मैंने यहाँ पे डबल इक्वल टू यूज किया। अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे एक BR मार दूं नेक्स्ट लाइन के लिए, और अब अगर मैं ये सेम चीज लिखूं, मैं इसके साथ लिखूंगा सिंगल कोट। अभी देखिए आउटपुट, तो देखिए क्या हुआ, जब मैंने डबल कोट में चीज लिखी, डबल कोट में एक मैंने यहाँ पे आउटपुट हम देख रहे थे, तो उसने क्या किया, जब उसे कोई वेरिएबल मिला तो उसने वेरिएबल को एज अ वेरिएबल ट्रीट किया। और सिंगल कोट के केस में क्या हुआ, उसने वेरिएबल जो भी मेरा वेरिएबल था उसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट किया। जब हम डबल कोट्स हमने यहाँ पे लिया तो उसने नेम की जगह पे विशाल डाल दिया, और जब हमने सिंगल कोट लिया तब उसने $name को $name की तरह से ही एक्सेप्ट किया। यही हमने यहाँ लिखा है कि सिंगल कोट एक्सेप्ट वेरिएबल एज अ स्ट्रिंग, डबल कोट एक्सेप्ट वेरिएबल एज अ वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन यूसी वर्ड्स एंड यूसी फर्स्ट। तो यूसी वर्ड कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अपर केस, यूसी फर्स्ट कन्वर्ट स्ट्रिंग फर्स्ट कैरेक्टर टू अपर केस। तो देखिए यहाँ पे क्या मतलब हुआ इसका कि देखिए लेट्स से एज्यूम मैंने एक वेरिएबल बनाया विशाल नाम से। अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ यूसी WOR वर्ड्स, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नेम को, तो देखिए ये क्या करेगा, इसने क्या किया, देखिए यहाँ पे इसने जो मेरा फर्स्ट कैरेक्टर था इसको कैपिटल करके दे दिया।
ये देखिए इसने क्या किया, जो मेरा यहाँ पे v था वो मेरा स्मॉल केस में था, और यहाँ पे उसने क्या किया, VISHAL को बड़ा कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे UC फर्स्ट का यूज करूं तो देखिए क्या होगा, सेम आउटपुट दोनों के केस में आया। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों सेम है? नहीं, दोनों सेम नहीं है। देखिए क्या है कि अगर मैं ये यहां पे लिखता हूं कि हेलो आई एम विशाल, अभी देखिए आउटपुट क्या होगा। जब मैंने लिखा हेलो आई एम विशाल, तो यूसी फर्स्ट ने क्या किया, जो मेरा फर्स्ट था यहाँ पे उसको कैपिटल कर दिया, उसके अलावा बाकी का जो मेरा वर्ड था उसको एज इट इज रखा। अब अगर मैं यहाँ पे देखिए कर देता हूँ यूसी डब्ल्यू वर्ड्स, तो देखिए क्या होगा। ओके, इसने देखिए क्या किया, यूसी वर्ड्स ने क्या किया, जो मेरी स्ट्रिंग थी उसके हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर था उसको इसने मेरे को अपर केस में कन्वर्ट करके दे दिया। हेलो का भी, आई का भी, एम का भी, विशाल का भी। और अगर मैं यूसी फर्स्ट को यहाँ पे यूज करता तो वो क्या करता, खाली जो हेलो है इसके एच को कैपिटल करता, आई को, एम को और विशाल को ये कैपिटल नहीं करता। नेक्स्ट चीज है कि व्हाट इज पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट। तो क्या है कि पोस्ट इंक्रीमेंट, ये थोड़ा में भी हो सकता है कि आपको डेफिनेशन से क्लियर ना हो, ये हम जब अभी प्रैक्टिकल देंगे तो मैं आपको क्लियर करता हूं कि पोस्ट इंक्रीमेंट मींस द एक्सप्रेशन इज सेट एंड देन द वेरिएबल इज ऑल्टर्ड। प्री इंक्रीमेंट मींस वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड बिफोर द एक्सप्रेशन इज सेट। तो इसको थोड़ा सा हम एक्स यहाँ पे डिटेल आउट करके देखते हैं कि क्या होता है। तो लेट्स से देखिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया 1। अभी देखिए मैंने बोला इको $NUM ++। तो देखिए आपको पता है कि जो हम डॉलर यहाँ पे नम को ++ करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हम उसको बढ़ा रहे हैं उसकी वैल्यू को। तो आइडियली देखिए क्या है कि जब मैं इसको रन करूंगा तो आप बोलेंगे आउटपुट क्या आएगा। मैं ऑब्वियस सी बात है, मैंने डॉलर नम को ++ कर लिया तो आउटपुट यहाँ पे 2 हो जाना चाहिए, लेकिन आउटपुट आपका 1 आ रहा है। सेम टाइम पे अगर मैं यहाँ पे इसको बढ़ने दूं, अब अगर मैं नेक्स्ट लाइन में बढ़ाऊं, अब देखिए हम इसका आउटपुट क्या आएगा, तो अब इसका आउटपुट आएगा 2। तो देखिए क्या हुआ, ये हम जो बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं पोस्ट इंक्रीमेंट की। तो देखिए पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे चलता है कि आपने एक वेरिएबल यहाँ पे बनाया, उसमें एक वैल्यू इनिशियलाइज की, फिर आपने बोला जब हम बोल रहे हैं इको नम ++, तो देखिए पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि जिस लाइन में आप उसको इंक्रीमेंट करते हैं, जिस लाइन में आप उसको इंक्रीमेंट करते हैं, ये वो लाइन में उसकी वैल्यू नहीं बढ़ाता, उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है, यानी कि जो भी उसका नेक्स्ट स्टेप है, ये वहां पे इसकी वैल्यू आपको बढ़ा के देता है। तो जब आप यहां पे बोलते हैं नम ++, तो इस लाइन में ये क्या करता है, इसको बढ़ा के कर देता है 2, और जब आप इसको प्रिंट कराते हैं वो टाइम पे इसकी जगह पे इसको कन्वर्ट कर देता है 2 से। तो इस तरीके से आपका पोस्ट इंक्रीमेंट चलता है। सेम टाइम पे एक होता है आपका प्री इंक्रीमेंट, जैसे कि देखिए अगर मैं आपको ये बोलता हूं, तो देखिए ये क्या करता है, ये प्री इंक्रीमेंट करता है, मतलब ये इसी लाइन में जो आपका नम है इसको बढ़ा के दे देता है। देखिए अगर मैं इसको रन करूंगा तो मुझे यहाँ पे 2 आ जाएगा। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, जिस भी लाइन में आप पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं वो उस लाइन में वैल्यू को नहीं बढ़ाता है, उसके नेक्स्ट लाइन में उसको अफेक्ट करता है। प्री इंक्रीमेंट क्या करता है, जिस लाइन में आप उसे एग्जीक्यूट कराते हैं वो सेम उसी लाइन में उसे बढ़ा देता है। सेम जैसे आपका इंक्रीमेंट होता है वैसे ही आपका डिक्रीमेंट भी होता है। अगर आप इसे माइनस कर दें तो ये 0 हो जाएगा। सेम टाइम पे अगर आप इसको यहां से भी माइनस करना चाहें तो ये बराबर यहां से भी चलेगा। तो देखिए यहाँ पे भी अब अगर मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो क्या होगा, पोस्ट डिक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 0 हो जाएगी। सो वही यहाँ पे हमने मेंशन किया था कि पोस्ट इंक्रीमेंट मींस एक्सप्रेशन इज सेट एंड देन द वेरिएबल इज ऑल्टर। मतलब जो पहले पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले हम उसकी एक्सप्रेशन जो है वो सेट होता है, उसके बाद उसकी वैल्यू ऑल्टर्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक ट्रिकी क्वेश्चन है, और मैंने कई बार क्या मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि जब भी मैं इंटरव्यू ले रहा होता हूँ वो टाइम पे जब भी मैं किसी से एक क्वेश्चन पूछता हूँ तो आई गेस 99% चांस मेरे साथ ऐसे हुआ है कि जब भी मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ तो वो मेरे को करेक्ट आंसर फर्स्ट टाइम में नहीं दे पाता। सो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल स्कोप से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन होता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बनाया x, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी 1। अब मैंने एक देखिए फंक्शन बनाया यहाँ पे
टेस्ट नाम से, और यहां पे मैंने आपको बोला $x, और यहां से मैंने टेस्ट को एग्जीक्यूट करा लिया। तो देखिए क्या है, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा तो अभी आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप मैक्सिमम लोग मुझे यही बोलेंगे कि इसका जो आंसर है वो सीधी सी चीज है कि यहाँ पे x को हमने 1 से इनिशियलाइज किया हुआ है। टेस्ट के अंदर जब मैं $x की वैल्यू की बात करता हूं तो ये 1 रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर आप इसको देखें आउटपुट, तो देखिए ये आपको बोल रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल x। तो देखिए यहां पे हो क्या रहा है कि जो आपका $x है ये एक्चुअल में लोकल वेरिएबल है। क्या होता है कि जब भी आप कोई फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाते हैं तो उसका जो स्कोप होता है वो उस फंक्शन के अंदर ही होता है, ना तो उससे वो बाहर की वैल्यू ले सकता है, ना ही फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद उसकी किसी वैल्यू का स्कोप रहता है। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है कि जो $x है इसको ये नहीं पता है कि $x जो ये जो आपका अंदर आपने फंक्शन के अंदर जो $x लिया है इसको ये चीज नहीं पता है कि ये जो $x है ये क्या है। इसके लिए $x कुछ नहीं है। जब तक आप इस फंक्शन के अंदर फोर्सफुली इसको डिफाइन नहीं करते, जब तक आपको ये नहीं बोलेंगे x = 1 है, तब तक ये जो x आप लिख रहे हैं उसको नहीं पता इसकी वैल्यू। तो देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि जो आपका वेरिएबल होता है उसका स्कोप क्या होता है, कि जो फंक्शन के अंदर हम बात करते हैं तो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होते हैं उसके लिए उसका स्कोप लोकल ही रहता है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि अब अगर आपको ये $x को यूज करना है तो आप उसे कैसे यूज करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इको $x, लेकिन आपको अभी मैंने बताया कि ये $x तो लोकल वेरिएबल है और लोकल वेरिएबल का स्कोप तो यहाँ चलेगा नहीं। तो उसके लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे ग्लोबल $x। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम फोर्सफुली बता रहे हैं कि ये जो $x है ये ग्लोबल वेरिएबल है, मतलब इस फंक्शन के बाहर जो $x हमने वेरिएबल असाइन किया है, ये जो $x की बात कर रहे हैं हम उसी वेरिएबल की बात कर रहे हैं। अब अगर देखिए आप आउटपुट देखेंगे तो आपके सामने 1 आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पे 10 कर दूं तो देखिए यहाँ पे मुझे 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो वेरिएबल का स्कोप है वो चलता है। अगर आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू यूज करनी है फंक्शन के अंदर जो आपने बाहर डिक्लेयर किया है तो आपको उसको ग्लोबल रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो देखिए ये है कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि यहाँ पे लेट्स से एक वेरिएबल हमने बनाया 20, और मैं क्या करता हूं यहाँ पे इको कराता हूं $x को, तो देखिए आउटपुट क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको अभी बताया कि जो $x है ये 10 है, इस फंक्शन के अंदर $x की वैल्यू 20 है। अब ये जो $x की वैल्यू 20 है ये कब तक है, ये खाली इस फंक्शन के अंदर है। जब मैं यहाँ पे $x की बात करता हूँ तो उसको नहीं पता इस फंक्शन के अंदर $x की क्या वैल्यू थी, उसके लिए जो $x है वो ये फंक्शन के बाहर है। तो अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट 10 आएगा, ना कि 20 आएगा। क्लियर, आई गेस अभी आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ पे कि जो वेरिएबल है उसका स्कोप किस तरीके से चलता है। सो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी वेरिएबल के स्कोप के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा आ जाता है कि हाउ टू गेट रेफरल पेज। इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं $_server को। तो देखिए यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए वो क्या है कि लेट्स से अज्यूम हमने एक पेज बनाया $A = next, और मैंने यहाँ पे बोला next.php। अभी मैं एक और पेज बना लेता हूँ यहाँ पे next.php। देखिए क्या है कि जब आप ये next.php पे क्लिक करते हैं तो हम ये चाहते हैं ये चेक करना कि जो भी ये next.php पे आया है ये आया किस पेज के थ्रू है। अगर ये next.php पे है तो देखिए या तो कोई भी इस पेज पे किसी पेज को क्लिक करके इस पे आएगा या फिर इसको रीलोड करके इस पेज पे आएगा। तो दो कंडीशन होती हैं। तो देखिए इसके लिए हम लोग जो है वो यूज करते हैं $_server का। तो देखिए $_server क्या करता है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो $_server एक्चुअल में एक हमें एरे रिटर्न करता है, और एरे का स्ट्रक्चर अगर हमें देखना हो तो हम print_r का यूज करते हैं।
तो देखिए मैं आपको बताता हूँ क्विकली। देखिए मेरे सामने यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल आ रहे हैं, तो हम लोगों को जो अभी इसमें से डिस्कस करना है वो एक्चुअली जो डिस्कस है वो है HTTP रेफरर के बारे में। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे ले लेता हूँ और इसको मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। और इसी के साथ जो मैंने इंडेक्स का मेरा एक पेज बनाया था, मैं एक और इसकी कॉपी बना लेता हूँ। इसको मैं बना लेता हूँ लेट्स से test.php। तो देखिए क्या होगा, अभी मैं यहाँ पे दो पेज आपके सामने खोलता हूँ और एक खोलता हूँ test.php। देखिए यहाँ पे जैसे ही आप next.php पे आए तो देखिए इसने आपको क्या बताया कि जो रिक्वेस्ट आई है मेरे पास वो आई है इस पेज से। अगर मैं यहाँ पे index.php कर दूं, अभी देखिए जब मैंने क्लिक किया तो देखिए ये next.php ने बताया कि मेरे पास जो जना आया है वो आया है index.php के पेज से। अभी अगर मैं test.php से वहां पे क्लिक करता हूं तो देखिए इसने बताया कि जो मेरे पास यूजर आया है वो आया है test.php से। तो अगर आपको रेफरर चेक करना है कि हमारे next.php पे कोई भी कहां से आ रहा है तो उसके लिए हमें $_ का यूज करना पड़ेगा एरे का, और हमें यहाँ पे एक इंडेक्स डालना पड़ेगा HTTP_referer। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैं ये पेज को डायरेक्टली रीलोड कर दूं तो देखिए मेरे यहाँ पे क्या हो गई, एरर आ गई। क्या हुआ, देखिए आप जब क्लिक करके इस पेज पे जाते हैं तब रेफरर आपका जनरेट होता है, वो टाइम पे आपकी ये चीज जनरेट होती है। अगर आप इस पेज को डायरेक्टली रीलोड करेंगे, देखिए जब आपने इस पेज को रीलोड किया तो क्या हुआ, आप किसी पेज से इस पेज पे नहीं आए हैं, आप डायरेक्टली इसको रीलोड करके आए हैं। इस वजह से आपको ये यहाँ पे एरर आ रही है। तो अगर आप इस एरर को हैंडल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इफ इस सेट का यूज कर सकते हैं, इस सेट, कि अगर ये चीज एग्जिस्ट हो तो ही हमें ये प्रिंट करे। अभी देखिए मैं अगर रीलोड करता हूं तो मुझे कुछ नहीं आता। सेम टाइम पे अगर मैं किसी पेज के थ्रू आऊंगा तो मुझे ये वैल्यू यहाँ पे रिट्राइव हो जाएगी। तो ये आपका यहाँ पे अगर हमें रेफरल पेज को रिट्राइव करना होता है तो उसके लिए हम $_ और उसके अंदर पैरामीटर डालते हैं HTTP_referer। नेक्स्ट और लास्ट एक फ्रेंड्स बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, वो ये है कि हाउ टू ट्रैक यूजर ओवर LAN कनेक्शन। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो मैं आपको ये ट्रैक करने की बात कर रहा हूं, तो देखिए मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि लेट्स से एज्यूम करिए कि हमें एक आप बोल सकते हैं कि रेटिंग की स्क्रिप्ट बनानी है। तो देखिए रेटिंग की स्क्रिप्ट बनानी है वो कुछ इस तरीके से है कि रेटिंग बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं एक वोटिंग की स्क्रिप्ट बनानी है। तो देखिए वहां पे क्या होता है कि जैसे ही आपका कोई यूजर आता है वो एक वोट करेगा। अभी यहाँ पे कंडीशन ये है कि यूजर एक बार में आके खाली एक ही वोट कर सकता है एक दिन में। तो हमने बोला कि अगर यूजर आया उसने वोट किया, अभी वो सेम यूजर अगले 24 घंटे तक दोबारा वोट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक चीज तो ये है कि हम क्या कर सकते हैं कि लॉगिन पैनल बना सकते हैं कि यूजर लॉगिन करेगा उसके बाद वो वोट करेगा। लेकिन फ्रेंड्स जब हम ये लॉगिन की बात करते हैं वो टाइम पे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो यूजर को अगर आप लॉगिन दे देंगे वोट करने के लिए तो क्या होता है कि हमारा जो वोटिंग है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या है कि हम लॉगिन ना यूजर को करने दें, हम सिंपल यूजर को बोले आओ और वोट करो। अब इसका एक सॉल्यूशन तो ये है कि जैसे ही कोई यूजर वोट करता है हम वो टाइम पे उसका आईपी एड्रेस को ट्रैक कर लें। अब आईपी एड्रेस को आप ट्रैक करेंगे तो उसमें भी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि आप एज्यूम करिए कि आप एक कंपनी में काम करते हैं या फिर आप किसी कॉलेज में हैं। इस केस में क्या होता है कि आपका जो लैन की आईपी एड्रेस होती है वो सबकी सेम होती है। अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप एक लैन के थ्रू सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। अब सर्वर का जो आईपी एड्रेस होता है वो
जितने भी कंप्यूटर या जितने भी लैपटॉप वहां पे, सबके लैपटॉप और कंप्यूटर का जो आईपी है वो वही सर्वर का आईपी होगा। तो अब क्या होगा, आप अगर वोट करेंगे तो वो आईपी एड्रेस डेटाबेस में चला गया। अब जब नया यूजर, लेट्स से एग्जांपल, अगर आपकी कंपनी का कोई दूसरा यूजर वोट करने आएगा तो उस केस में क्या होगा, वो दोबारा वोट ही नहीं कर पाएगा। वो वोट क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो जो आईपी एड्रेस है वो तो ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर है। तो यहाँ पे हम लोग कुकी का यूज करते हैं। सो कुकी की हेल्प से क्या करते हैं, तो कुकी फ्रेंड्स बेसिकली एक टेक्स्ट फाइल होती है और जिसका हम यूज करते हैं किसी भी यूजर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में। अगर आप फ्रेंड्स कुकी के बारे में जानना चाहते हैं, थोड़ा डिटेल आउट पढ़ना चाहते हैं, तो अभी आपके स्क्रीन पे मेरा एक ट्यूटोरियल आ रहा है जो मैंने कुछ टाइम पहले पब्लिश किया था। वहां पे मैंने डिटेल आउट कुकी के बारे में बताया हुआ है, कैसे आप कुकी को यूज करते हैं, डायनामिकली कैसे कुकी को यूज कर सकते हैं, स्टैटिकली कुकी को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो वो आप देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में कुकी के बारे में जानना है तो। सो अगर आपको लैन कनेक्शन के बारे में, लैन कनेक्शन में यूजर को ट्रैक करना है, तो वो टाइम पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो आपका कुकी होता है।